नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं मृदुल शर्मा। आज बात करेंगे केस वापसी पर हो रही राजनीति की। सरकार में बैठी बीजेपी ने जैसे ही मुजफ्फरनगर हिंसा के केस वापसी की याचिका कोर्ट में दी, उस पर जमकर सियासत हुई। समाजवादी पार्टी ने सरकार को निशाने पर भी लिया, लेकिन अब खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएए एनआरसी के मामले में दर्ज मुकदमों को सरकार बनने पर वापस लेने का दावा कर दिया है। यह दावा उस वक्त किया गया जब सीएए एनआरसी के प्रदर्शन में शामिल रही मुनव्वर राणा की बेटी ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा, तो बीजेपी ने इस पर निशाना साधा है और दंगाइयों से, आतंकियों से गठबंधन के आरोप लगा दिए हैं। लेकिन सवाल यह कि क्या न्यायपालिका पर किसी को विश्वास नहीं रह गया है? चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। उत्तर प्रदेश में केस वापसी पर सियासी पारा गर्मा गया है। कभी सरकार कोर्ट में मुजफ्फरनगर हिंसा के आरोपी बीजेपी नेताओं की केस वापसी की अर्जी देती है, तो अब समाजवादी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो सीएए एनआरसी के प्रदर्शन में जो लोग शामिल थे उन पर जो मुकदमा दर्ज हुआ उसे वापस लिया जाएगा। यह ऐलान भी ऐसे समय पर हुआ है जब मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा समाजवादी पार्टी में शामिल हुई। ये सीएए एनआरसी के प्रदर्शन में भी शामिल रही थी। इसी को लेकर मंत्री मोहसिन रजा ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आज जिस तरह से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंच पर एक राष्ट्र विरोधी शायर मुनव्वर राणा की बेटी को ज्वाइन कराया, जो अभी चंद दिन पहले तक देश में और उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर देश के कानून के खिलाफ लोगों को भड़का रही थी, लोगों को बाकायदा उकसा रही थी, बवाल करा रही थी, पत्थरबाजियां करा रही थी। तो आतंकियों को महिमामंडित करने का अधिकार समाजवादी पार्टी के पास है कि जो इस तरह की भाषा बोले, जो देश तोड़ने की भाषा बोले, जो देश विरोधी गतिविधियों में रहे, वो समाजवादी पार्टी में आ जाए। एनआरसी सीए के पक्ष में समाजवादी पार्टी नहीं थी। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले कहा था कागज नहीं दिखाएंगे, जरूरी यह है कि देश में जातियां भी गिनी जाएं। जब इतना बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हो, और फिर जितने झूठे मुकदमे लगे हैं उन सभी मुकदमों को वापस लेने का काम भी आने वाले समय में होगा। और सीधे हम मेहमानों का रुख करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। थोड़ी देर में हाजी हसन हमारे साथ जुड़ेंगे मुस्लिम स्कॉलर के रूप में। रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। वीरेंद्र सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप तीनों का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। पहला सवाल मेजर आशीष चतुर्वेदी जी आपसे है मेरा। सर, कल तक आप मुजफ्फरनगर हिंसा में जब बीजेपी केस वापसी के लिए अर्जी लगाती है तो सवाल खड़े करते हैं। आज खुद भी यही कहा कि हम भी जब आएंगे हम भी केस वापस लेंगे। विश्वास नहीं है सर न्यायपालिका पर? नहीं, देखिए, विश्वास तो सत्ता पक्ष को नहीं है कि वो जो है न्यायपालिका का जो काम है वो भी खुद ही करने लगते हैं। खुद जिसका मन आता है उसका पोस्टर लगा देते हैं, अरे न्यायपालिका बताएगी कि कौन अपराधी है कौन नहीं है। पर यहाँ तो सरकार जो है न्यायपालिका का काम खुद ही कर रही थी कि उसने खुद ही घोषित कर लिया कि भाई तुम अपराधी हो और तुम ठीक हो। भाई ये हक इनको किसने दिया कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि कौन अपराधी है कौन नहीं है? खुद ही साक्ष्य जुटा लिए। अरे भाई, साक्ष्य जुटाने से क्या होता है? न्यायपालिका का काम है ये डिसाइड करना कि कौन जो है अपराधी है लेकिन और कौन नहीं है। बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये न्यायपालिका डिसाइड करती है, निर्णय लेती है। कर लिया ये। लेकिन सर, फिर आप में और बीजेपी में क्या अंतर रहा? सरकार ने कहा कि आपने राजनीतिक द्वेष के चलते जो मुकदमे दर्ज किए थे वो हम वापस लेंगे। अब आप कह रहे हैं कि हम भी सीएए एनआरसी में जो प्रदर्शन के दौरान लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए वो वापस लेंगे।
नहीं, देखिए हमने कोई इस तरीके के, देखिए किसी भी लोकतंत्र के अंदर अगर कोई सत्ता में बैठा है और वो कोई कानून लेके आता है तो उसके खिलाफ जो है, अगर कोई लोग जो है वो उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं शांतिपूर्वक ढंग से, तो उनको ये आज़ादी होती है कि वो करें, उस पे सवाल उठाएं, उस पे जवाब मांगें। बिल्कुल ठीक, ये आजादी होनी चाहिए, लेकिन वो आजादी जो है वो अभी आज के जमाने में है कहाँ। आज आप देखिए, हमारी ही पार्टी के जब अभी किसान आंदोलन हो रहा था, 70 लोगों को 6 दिन के लिए जेल में बंद कर दिया गया। अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने ही कार्यालय पे बैठे हुए हैं, कहीं गए भी नहीं है, अपने ही पार्टी कार्यालय पे बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको आपने 6 दिन के लिए जेल में डाल दिया। तो अब ऐसे जो मुकदमे होंगे, क्या ये वापस नहीं लिए जाएंगे? ये तो आवाज को दबाने के लिए लगा। ये तो रही किसान आंदोलन की बात, इस पर मैं मनीष शुक्ला जी से आपका जवाब लूंगा। उससे पहले एक आखिरी सवाल और कर लेता हूं, क्योंकि सीएए एनआरसी को लेकर जो प्रदर्शन हुए उसमें मुख्य भूमिका में थी सुमैया राणा, जो घंटा घर पर प्रदर्शन में मुख्य भूमिका निभा रही थी, और उसी दौरान आसपास कुछ हिंसक घटना भी हुई थी, आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी। तो ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो कहीं से नहीं था। आशीष जी, क्या आज उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा इसलिए ये ऐलान करना पड़ा? देखिए, देखिए पहली बात तो ये क्लियर कर दूं कि जो सीएए एनआरसी था, इसका जो मुख्य विरोध हुआ वो दिल्ली पे शाहीन बाग से शुरू हुआ था। लखनऊ में तो बाद में आया है। जो मुख्य इसका हिंसा हुई थी आशीष जी, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया कोट करके कि हिंसा हुई थी। घंटाघर का जिक्र भी किया। बाग में जितने लोगों ने शाहीन बाग पे जितने लोगों ने विरोध किया था, वो सब आज भाजपा में शामिल हो चुके हैं। ये बात भी बताना जरूरी है कि जिन लोगों ने शाहीन बाग पे सीएए एनआरसी का विरोध किया था, वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं आज की तारीख में। तो सब के सब, तो अगर ये सब देशद्रोही थे, जैसे कि अभी मैं मोहसिन रजा को सुन रहा था कि ये सब देशद्रोही हैं, तो अगर ये देशद्रोही हैं तो आपने देशद्रोह का मुकदमा अभी तक क्यों नहीं चलाया? जितने लोग हैं, अगर किसी ने आगजनी की तो मैं समझता हूं उनके खिलाफ मुकदमे पुलिस ने किए थे, वो लोग चिन्हित भी किए गए थे, कुछ लोग थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। लेकिन फर्क करना पड़ेगा कि जो आगजनी कर रहा है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए, लेकिन जो शांतिपूर्वक ढंग से बैठा है आप उसको भी उसी तराजू में नहीं तोल सकते हैं। हमारा कहना ये है। ठीक है मनीष शुक्ला जी, सर आपने उन लोगों पर केस दर्ज किए, ऐसा आरोप है जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। समाजवादी पार्टी ने कह दिया है 2022 में हराएंगे भी, सरकार भी बनाएंगे और केस भी वापस लेंगे। मृदुल जी, 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो नागरिकता संशोधन कानून किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं था, बल्कि नागरिकता देने वाला कानून था। और इससे कौन लोग नागरिकता पा रहे थे? जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक थे, अर्थात वहां के रहने वाले हिंदू, जैन, पारसी, सिख, ईसाई, ये लोग वहां धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है और उनको ये कानून नागरिकता प्रदान करता, जो 2014 के पहले हिंदुस्तान में आया था। लेकिन दरअसल अखिलेश यादव जी को दर्द ये है कि ये लोग हिंदुस्तान में आके कैसे रह लें, और वो तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। और अखिलेश यादव का विरोध आखिर वहां के रहने वाले हिंदुओं से क्यों है, जो वहां उत्पीड़ित किए जा रहे हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में। वहां रहने वाले सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्धों से इनका विरोध क्यों है अखिलेश यादव का? आखिर क्या खता की है इन अल्पसंख्यकों ने, पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों ने? हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों से आपको इतना प्यार है कि आप तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैनों से आपको क्या इतना दुराव है? ये अखिलेश यादव को बताना चाहिए। रही बात अब दूसरा की एफआईआर किसके ऊपर दर्ज की गई है? एफआईआर दर्ज की गई बाकायदा जांच के बाद। जो लोग आगजनी में शामिल लोग थे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। सुमैया राणा पर भी सर केस दर्ज किया गया है, ये भी शामिल था? हाँ बिल्कुल। सुमैया राणा से लेके एक कांग्रेस की प्रवक्ता थी, वो भी उसमें शामिल थी, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, और तमाम लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। हाँ। और मैं एक बात मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है कि सुमैया राणा मुनव्वर राणा की वही बेटी है जो कांग्रेस में थी। नहीं, वो उरूसा राणा है, जो कांग्रेस में थी, जो कांग्रेस का दामन थाम चुकी है, उरूसा राणा है वो। एक कांग्रेस में है और एक समाजवादी पार्टी में आ गई। और मृदुल जी, मुझे लगता है मैं आप ही के साथ डिबेट में था, यूपी के ही डिबेट में था, एंकर आप थे या कोई और था? मैंने इस बात को कहा था
कि कुल मिला के मुनव्वर राणा अपनी बेटियों को राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं और ये आने वाले दिनों में किसी न किसी पार्टी से ये टिकट मांगते हुए दोनों लोग नजर आएंगे। मैंने जी यूपी में कहा था, मुझे एकदम याद है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, लेकिन क्या ये सब कुछ सियासत के लिए हो रहा है? आपने देखिए, मैं एक छोटा सवाल और करना चाहता हूं, क्योंकि सर देखिए, आप भी केस वापसी की अर्जी देते हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो कह रहे हैं अब हमारी बनेगी तो हम भी केस वापस लेंगे। मैं सर आप दोनों से पूछना चाहता हूं, अगर निर्दोष हैं आप तो कोर्ट से जाइए, अपने आप को निर्दोष साबित कराइए और दो चीजें। देखिए, केस वापसी की एक विधिक प्रक्रिया होती है। बिल्कुल ठीक। उसमें परीक्षण होता है, डीएम उसकी संतुति करता है और डीजी स्तर पर उसका परीक्षण होता है, उसके बाद वापस होता है। क्योंकि अगर सीधे वापस होता तो अखिलेश यादव ने तो हाईकोर्ट जो कचहरी बम कांड के जो आरोपी आतंकवादी थे, जिसको अभी कुछ दिन पहले तारीख जिसमें था, अभी 8-10 दिन पहले उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई, वो छूट गया होता। माननीय उच्च न्यायालय ने इंटरव्यू किया, कहा कि अखिलेश यादव जी आप आतंकवादियों को परमवीर चक्र दे सकते हैं अगर आपकी यही मंशा है। और मेजर साहब बैठे हैं, आशीष जी मेजर रहे हैं और इनको पता है कि आतंकवादियों के खिलाफ क्या होना चाहिए, आतंकवादियों से कितना खतरा होता है। लेकिन इनके पार्टी के नेता ने उन आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी शुरू कर दी थी, उसकी प्रोसेस शुरू कर दी थी और माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें इंटरव्यू किया था। तो किसी के भी कहने पे मुकदमे वापस नहीं होते, इसकी विहित प्रक्रिया है। ठीक है। और देखिए इसमें कुल मिला के फिर ये ऐलान क्यों किया जाता है कि हम केस वापस ले लेंगे? बताना ये चाहिए कि पूरी प्रक्रिया का पालन भी होगा। हमारे ऐलान भर कर दिया जाता है तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ सियासत इसका कारण है? मनीष जी एक एक करके छोटे कमेंट ले लेता हूं। हाँ कहिए, आप कहिए कंप्लीट करिए। जब मुजफ्फरनगर कांड हो रहा था तो गौरव और सचिन की बहन के साथ छेड़खानी हुई थी, जिसके विरोध में उनकी हत्या हुई थी। उस समय आजम खान के इशारे पर, अखिलेश यादव के इशारे पे जाति और धर्म देख के मुकदमे कांड किए गए थे। 2013 में जब ये घटना हुई थी तो आप भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष से लेकर तमाम लोगों के बयान देख सकते हैं कि हमने तभी भी कहा था कि जो मैं हाजी हसन साहब के पास जाऊं, 2019 में भी राज्यपाल को पत्र लिखते हैं अखिलेश यादव और कहते हैं कि आप निर्दोष लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। ये उन्होंने बाकायदा राज्यपाल को पत्र लिखा और उसमें सारी चीजों को बताया कि किस तरीके से सरकार उत्पीड़न कर रही है। 2019 में भी उन्होंने लिखा था ये। मनीष जी, अरे मृदुल जी, जी देखिए मैं कहना चाहूंगा कि देखिए मुजफ्फरनगर कांड और सीए दो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल ठीक। सीएए नागरिकता देने का कानून है, धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक है उन 3 देशों के, उनको देने का कानून है। और जो इसका विरोध करता है वो हिंदू विरोधी भी है, ईसाई विरोधी भी है, वो बौद्ध विरोधी भी है, पारसी विरोधी भी है और जैन विरोधी भी है। और अखिलेश यादव इनके विरोधी है और केवल हालांकि वो इसे काला कानून बता रहे हैं। मैं एक एक करके कमेंट ले लेता हूं, वीरेंद्र सिंह जी का भी और हाजी हसन साहब का। पहले हाजी हसन साहब आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि लेकिन इस प्रदर्शन में जो लोग अराजकता फैला रहे थे उन पर मुकदमे दर्ज हुए। सरकार कह रही है आप तोड़फोड़ करेंगे तो मुकदमे तो दर्ज हम भी करेंगे ना, प्रशासन कार्रवाई तो करेगा ही करेगा। पहली चीज तो ये कि यहाँ पे आज इस डिबेट में हम लोग बहुत बार इस पे चर्चा कर चुके हैं, बहुत से तथ्यों को उलट दिया गया। जैसे कि घंटा घर पे हुसैनाबाद में आगजनी पहले हुई थी, प्रदर्शन बाद में शुरू हुई। ये एक हकीकत है, उस दिन हुई थी जब परिवर्तन चौक पे कॉल था तब हुई थी। उसके बाद में उसके बहुत दिन बाद प्रदर्शन शुरू हुए। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि कितनी सफाई से हमारे राजनीतिक दलों ने, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो भाजपा हो, कितनी सफाई से अपनी बात से रख दी कि भाई आप मुजफ्फरनगर दंगों के अगर केस वापस लेंगे तो अगर दूसरा कोई ऐलान कर रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, ये क्या हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है? अच्छा, रही बात की एनआरसी के विरोध में बहुत से लोगों के ऊपर एफआईआर भी लिखी गई थी। मौलाना साहब वहां तक गए ही नहीं। भाई एक सेकंड मनीष जी, एक सेकंड। एनआरसी का कहां विषय आ गया? एनआरसी सुनने की सामर्थ्य भी रखिए। भाई सामर्थ्य बोलेंगे, गलत बोलेंगे तो हम कौन सा सामर्थ्य रखे? एनआरसी कोई विषय ही नहीं आज स्टेट में है। अभी एनआरसी का कानून लागू नहीं हुआ है। भाई तुम भी तो सब गलत बोल रहे थे, हम लोग सुन रहे थे ना।
क्यों मनीष जी? एक एक करके अरे भैया तुम भी तो शुरू से लेके आखिरी तक पूरा झूठ ही बोले, हम भी सुन रहे थे, अब तुम सुनो सच्चाई। एक मिनट वो सच और झूठ का फैसला हम जनता कर लेंगे सर। मुझे लगता है कि आप अपने आदत डालो भाई मनीष जी। अपना वक्त में दूंगा, बाद में काउंटर का मौका भी दूंगा। एक बताइए एक मिनट वो पूरा कर ले मनीष जी। क्या देश में नहीं एनआरसी अभी लागू नहीं हुआ है। क्या बोलता है? एनआरसी अभी लागू नहीं हुआ है, वो ठीक बात है सर, वो ठीक बात है, वो ठीक कह रहे हैं आप, वो ठीक कह रहे हैं अभी, लेकिन उनका भिगो के चले आते हैं। मनीष जी आपत्ति इस बात को लेकर थी ना कि एनआरसी लागू हो जाएगा। शांत रहिए भैया। आपत्ति शुरू से ही इस बात को लेकर, जब एनआरसी लागू होगा तो सीए के तहत उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी और फिर उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। यही तो उस दौरान आपत्ति थी सर, यही थी आपत्ति। अगर मैं कुछ गलत है तो आप रोक दें। मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि इन्होंने जो कहा कि एनआरसी को लेके, देखिए जो बातें क्लियर है। नहीं सर, देखिए प्रदर्शन तो उसी बात को लेकर था, भले ही वो लागू है चाहे नहीं है, लेकिन जो संशय है सर वो उसी को लेकर है, जो संशय है वो उसी को लेकर है। अच्छा कंप्लीट कर लें वो, फिर मैं आपका रुख करूंगा। वीरेंद्र जी भी इंतजार कर रहे हैं। हाजी हसन साहब, प्रदर्शन तो हुआ था ना सर घंटा घर पे, आप कहिए बात। जो हो गए थे वो सीए के विरोध, जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, गृह मंत्री जी ने कहा था कि एनआरसी तो लागू होके रहेगी, उसी के विरोध में हो रहे थे और किसी विरोध में नहीं हो रहे थे। अच्छा सीए मानते हैं आपकी? राह चलते लोगों के जो फोटो खींचे पुलिस ने, जो गाड़ियां खड़ी थी, जिनके घर के बाहर खड़ी थी, उनका चालान कर दिया और कैमरे में बिठा के लोग पार्क में बैठे हैं, उसकी भी फोटो खींच के उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ। तो अगर अखिलेश यादव ऐसे लोगों के मुकदमे वापस लेंगे तो शायद जनता का फायदा हो, वरना जो मैया राणा है उन्हीं जिन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की, अगर उनका मुकदमा वापस लेंगे तो आम जनता को इससे कोई सरोकार नहीं है। जिस तरह से भाजपा मुजफ्फरनगर दंगों के केस वापस ले रही है, उसी तरह से ये भी लेंगे। इनको आम आदमी की तकलीफ से कोई मतलब नहीं है, ये अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं। देखिए कितना प्रकरण बदल गया, अभी वक्त गुजरा नहीं है। मैं भी साथ में था, मनीष जी भी साथ में थे, आप ही के चैनल पे डिबेट होती थी और आज ये बिल्कुल पलट गए कि नहीं वो तो एनआरसी की बात ही नहीं है, एनआरसी तो लागू। अरे कौन कह रहा है लागू हुआ? उसी के विरोध में सीए एनआरसी के विरोध में ही प्रदर्शन हो रहे थे। ठीक है, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी था और एनआरसी को लेकर भी विरोध था, ये शुरू से है। हालांकि इसी को लेकर बीजेपी कह रही थी कि नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है। बहुत लंबी बहस चली इस पूरे मसले को लेकर पूरे देश में, और उसी दौरान जो केस दर्ज हुए उसमें से एक और केस था उर्वसा राणा, जो कांग्रेस पार्टी का दामन थामते हैं। उनकी आज बहन ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। वीरेंद्र जी, जैसा अभी हाजी हसन साहब ने कहा कि आप अगर उन लोगों के केस वापस लेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना आम जनता को फर्क पड़ने वाला है, क्या यह सिर्फ राजनीति के लिए हो रहा है? देखिए बिरदुल जी, मैं इन सब से अलग हट करके आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अब चुनाव अगले वर्ष होने वाला है। ठीक। और चुनाव को वर्ष के समय भारतीय जनता पार्टी एक एजेंडा तय करती है और वो एजेंडा होती है हिंदू बनाम मुसलमान। आपने देखा होगा कि हिंदू और मुसलमान के एजेंडों को धार देने के लिए हैदराबाद में वहां जाकर के पार्षदी के चुनाव में जिस तरीके से इन लोगों ने जो है ओवैसी के खिलाफ जो है कि माहौल बनाया। आप इससे पहले पांडुचेरी में के घटना को देख लीजिए, बंगाल की घटना को देख लीजिए, और इससे पहले अन्य प्रदेशों में जिस तरीके से ये हिंदू बनाम मुसलमान का खेल खेल करके ये माहौल को के एजेंडे को हिंदू मुसलमान के रूप में खेलना चाहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार में चूंकि विकास के नाम पर वो कोई बात नहीं कर सकते, विकास नहीं गिना सकते, जनता के बीच अपने 5 वर्षों के कार्यकाल को वो दिखा नहीं सकते, तो वो हिंदू और मुसलमान के एजेंडे को तय करने के फिराक में है। लव जिहाद उन्होंने शुरू किया। लव जिहाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इनका वो जिहाद वो मुहिम जो है थोड़ा ठंडा पड़ा है। तो वो 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के गड़े मुर्दे को उठा करके उसके जिन्न को ले करके सामने रखना चाहते हैं। मैं माननीय अखिलेश यादव जी और अन्य अपने पैनल के चैनल के अपने अन्य मित्रों को से कहना चाहता हूं, जो समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के लोग हैं
वो देखें कि किस तरीके से एनआरसी सीए के मुद्दे पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल को खींचने का प्रयास किया, लेकिन केजरीवाल ने उनके इस एजेंडे के जाल में नहीं फंसे, और हमें भी उनके इस जाल में नहीं फंसना चाहिए, ताकि उनको एक मौका मिले कि वो हिंदू बनाम मुसलमान का खेल खेल सके। जहां तक सवाल पहली दो बात वापस करने का है, वो न्यायालय तय करेगी, सवाल और न्यायालय को आपने कहा कि ये सब कुछ चुनाव में जीत के लिए हो रहा है। एक मिनट सर, आपने कहा कि सब कुछ चुनाव में जीत के लिए हो रहा है, तो शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया जो अभी समाजवादी पार्टी में शामिल हुई, उरूसा जो आपकी पार्टी में शामिल हुई, उनको किस आधार पर आपने शामिल किया? राजनीति करने के लिए ही आई है ना सर वो, और अच्छा, एनआरसी में शामिल रही है। किसी दल में थी तो सर मैं वही तो कह रहा हूं, तो मैं वही तो कह रहा हूं, अगर वो आपके दल में आई है, वो आपके दल में आई है, वो राजनीति में उतरी है, लोकतंत्र में विश्वास है, आप वो किसी न किसी दल में उसका जाने का प्रोग्राम है। वही तो मैं कह रहा हूं सर, अगर वो किसी दल में आएंगी, राजनीति करेंगी, तो सीएए एनआरसी का टॉपिक तो आएगा ना सर सामने, क्यों नहीं आएगा? फिर उसमें तो आप आ जाइए, बीजेपी आ जाइए, समाजवादी पार्टी आ जाए, और शामिल होना दूसरा मुद्दा है। मैं ये कह रहा हूं, शामिल होके भाषण में जब वो पार्टी, देखिए इस एजेंडे को आप सारे चैनल के लोग हवा न दे। मैं हवा नहीं दे रहा, मैं तो यही कह रहा हूं कि एजेंडे को हवा देने वाले आप सियासी लोग हैं, ये हवा हम नहीं दे रहे साहब, आप सियासी लोग हैं जो इसे हवा दे रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं, उरूसा को आप शामिल करते हैं पार्टी में, सुमैया को समाजवादी पार्टी करती है, को नहीं उठाते। मैं वही तो कह रहा हूं सर, अगर आपकी पार्टी में वो आएंगे, आपकी पार्टी में वो आएंगे तो मसला तो वहीं से उठेगा ना सर, मैं वही तो कह रहा हूं। अगर आप उन्हें हवा नहीं देंगे तो मुद्दे को हवा कहां से मिलेगी? नहीं, क्या हम कोई भी व्यक्ति अगर कांग्रेस ज्वाइन करता है तो उसके पीछे कोई एजेंडा है? मैंने कहा ही नहीं सर, ये आपने कहा कि इसके पीछे एजेंडा हो सकता है, ये गलत तथ्य पर प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए मैं आपको सिंप्लीफाई करके समझा देता हूं, की अपनी विचारधारा है, आज वो आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर के जाता है। वीरेंद्र जी, आज किसी ने सीए मुनव्वर राणा जी एक प्रख्यात किसी ने जिक्र नहीं किया सीए एनआरसी का, लेकिन जिक्र इसलिए होता है क्योंकि सुमैया ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा, और सुमैया का नाम आते ही आपको वो तस्वीर साफ नजर आएगी जब 2019 में प्रदर्शन के दौरान उन्हें नजरबंद किया गया था, आपके दिमाग में भी वही तस्वीर आएगी ना। मैं वही कह रहा हूं, ये एजेंडा सेट नहीं किया जा रहा है सर, ये सियासी एजेंडा है, ये आप लोग सेट करेंगे, हमने एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। लोकतंत्र की बात करना, वीरेंद्र जी, लोकतंत्र का व्यवहार, बिल्कुल सर, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, बात भी करेंगे कि न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, जो भी पार्टी सरकार में आती है केस वापसी को लेकर तैयार हो जाती है, ऐसा क्यों? एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हूं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे रुख करेंगे। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, आपका रुख कर रहा हूं क्योंकि यह कहा जा रहा है कि एक एजेंडा सेट किया जा रहा है, और वीरेंद्र जी ने आपसे अनुरोध किया ब्रेक से पहले कि आप उसमें ना फंसे। देखिए, एजेंडा हम तो कोई भी सेट कर रहे हैं, वो तो कोई ज्वाइन कर रहा है, एजेंडा तो भारतीय जनता पार्टी सेट कर रही है। उन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश की कि अगर आप सीए एनआरसी का विरोध कर रहे हैं तो आप देशद्रोही हैं। तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए, जो इस विरोध प्रदर्शन के सूत्रधार थे शाहीन बाग, वो तो पूरा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। आप उस पर क्यों नहीं बता रहे हैं कि उनको क्यों शामिल किया आपने? पीडीपी जो पाकिस्तान का पक्ष रखती है, हमेशा कश्मीर को पाकिस्तान की तरफ देने की बात करती है, आप उनके साथ सरकार बनाते हैं, क्यों बनाई? आप ये तो नहीं बना रहे हैं देश को, आप क्यों? जो एक ख्याल आता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने विकास कार्यों पे कहीं ना कहीं कुछ किया नहीं, आपके पास बताने के लिए है नहीं कि आपने इतने हॉस्पिटल बनाए, इतना ये बनाया, कुछ बनाया। आप सब जो है फ्यूचर टेंस में बात करते हैं कि आने वाले समय में ये होगा, हम ये कर देंगे, हम इतने करोड़ नौकरियां दे देंगे, हम फ्री में वैक्सीन दे देंगे। वैक्सीन अभी आई नहीं है लेकिन आप दे देंगे फ्री में, ये अलग बात है। तो इस तरीके की बातें करते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछ लीजिए कि हमको ये 5 हॉस्पिटल बताओ जो तुमने अभी बनाए, तो वो कुछ नहीं बता पाएंगे। वहीं जो यहाँ हॉस्पिटल चल रहे थे, यहाँ लखनऊ में लोहिया हॉस्पिटल है जिसका 1 रुपए का पर्चा था, जो गरीब आदमी बनवाता था। लेकिन मेजर आशीष जी, मेरा एक सवाल है, मैं मनीष जी से आपका जो सवाल है जरूर पूछूंगा हटकाने के लिए, लेकिन सर आप भी कहीं उधर ले जाओ। देखिए, आपकी जब सरकार आने वाली है तो आप ये बताएंगे ना कि आप हॉस्पिटल बनाएंगे या आप
यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ये बात आप पर भी लागू होती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम केस वापस लेंगे। उस दिन भी चर्चा इसी बात पर हुई और कहा गया कि क्या सरकार इसलिए बनाई गई थी बीजेपी तो इतना कुछ बनाया हुआ है। लखनऊ के किसी कोने में आप खड़े हो जाइए, हाँ। जिस दफ्तर में योगी जी बैठ रहे हैं वहां भी वो भी हमारी समारकार का बनाया हुआ है, हाँ। जहां हॉस्पिटलों में लोग इलाज करा रहे हैं, इतने जिस स्टेडियम में मैच देखने जा रहे हैं, जिस सड़क पे लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं, जिस मेट्रो में बैठ रहे हैं, वो सब तो समाजवादी पार्टी का ही तो बनाया हुआ। ठीक है, क्या बिल्कुल बनाया हुआ? बिल्कुल। मनीष जी मैं आपका रुख कर रहा हूं। हमारा तो काम इतना कुछ है बताने के लिए, हम तो बताएंगे सर, आपका तो नारा ही काम बोलता है था, लेकिन वो नारा कामयाब नहीं हो पाया। अब नया क्या है, यही इसलिए मैंने आपसे यही पूछा था। बाकी मनीष जी बेहतर बताएंगे सर, क्योंकि देखिए एजेंडा सेट करने का आरोप आपने लगाया और वीरेंद्र जी ने भी लगाया। मैं सीधे पूछ लेता हूं जो आपने पूछा, शाहीन बाग तो पूरा आपकी पार्टी में शामिल हो गया, ऐसे आरोप लग रहे हैं मनीष जी। तब आपको याद नहीं आई, तब आपको सीए एनआरसी बुरा नहीं लगा? नहीं, ये तो उसी तरह तत्वीन बातें हैं, जैसे तत्वीन अखिलेशी करते हैं वैसे उनके अखिलेशी करते हैं, वैसे उनके प्रवक्ता भी करते हैं। और शाहीन बाग शामिल हुआ नहीं शामिल हुआ, ये जी न्यूज की खबर थी मेरी, आपको भी बता दूं, मैंने देखा था, इसी पे देखा। भाई देखिए आशीष जी, सौम्यता से और अपने समय पे अगर आपको सवाल का जवाब चाहिए तो सुन लीजिए। मैं तो दिल्ली में नहीं रहता हूँ, जी न्यूज पे मैंने भी देखा था कि ये शामिल हो गया। एक मिनट मनीष जी, पहले पूरी बात कर ले, फिर मैं सवाल करता हूँ। करिए, आप पूरी बात करिए। हाँ, मैंने तो नहीं देखा था। और मृदुल जी पत्रकार हैं, जी यूपी के ही पत्रकार हैं, अगर इन्होंने देखा था, अगर ऐसा अगर ये वेरीफाई करते हो आपकी बात, तो मैं मान लेता हूँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी नहीं एजेंडा सेट कर रही है। एक्चुअली है क्या कि इस देश में माना जाता रहा कि थोड़ा सा ज्यादा। आप जवाब दीजिए ना, आप प्रवक्ता हैं पार्टी के, आप कैसे कह सकते हैं कि आपको पता नहीं है? अरे मैंने तो कही दिया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप तथ्यहीन बातें कर रहे हैं, उसी तरह तथ्यहीन बातें कर रहे हैं जैसे श्री अखिलेश यादव जी कर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ये चैनल झूठ बोल रहा है? नहीं, एक मिनट, अब मैं क्लियर कर देता। सर मैं चाह रहा था कि पहले पूरी बात हो जाए, उसके बाद मैं स्थिति को क्लियर कर देता हूं। मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं। इस पूरी फिल्म में सर, एक मिनट, इस पूरे बयान में आम आदमी पार्टी की बड़ी अहम भूमिका है। मेजर आशीष जी ठीक कह रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए, कुछ लोग आपकी पार्टी में मनीष जी शामिल हुए और आम आदमी पार्टी का ऐसा कहना था कि ये वही लोग हैं जो प्रदर्शनकारी थे, इनकी वजह से ही प्रदर्शन बड़ा हुआ, इन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया। ये है पूरी जानकारी। अब आप अपनी बात कहिए। देखिए आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव का आरोप, अगर इसी आरोप पे डिबेट कराना हो तो मृदुल जी करा सकते हैं। आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश आए थे, उन्होंने एक ट्वीट किया, जिस विद्यालय को ट्वीट किया उसको गिराने के निर्देश हो गए थे। और आम आदमी पार्टी श्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या संजय सिंह, ये लोग 15 बार तो न्यायालय में जाके माफी मांग चुके हैं, लिखित माफी मांगे, ये तो तथ्य है। तो अगर उन्हें बात पे डिबेट करना हो, और डिबेट को अगर जिस इशू पे आप उड़ाए हैं उससे डाइवर्ट हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पत्थर लेके सड़क पे खड़े थे लोग, वो जिन पार्टियों में शामिल हो रहे हैं वो ठीक है, और हम कह रहे हैं ये गलत है। पब्लिक और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को जलाने वाले लोग नहीं बख्शे जाएंगे, तो हम सांप्रदायिक हो गए, हम गलत हो गए। ये दोनों बहनें क्या कर रही थी, कांग्रेस के लोग क्या कर रहे थे, और आम आदमी पार्टी का ही मॉडल लेना है तो सपा को सूट कर सकता है, कांग्रेस को सूट कर सकता है, उनके ताहिर हुसैन इनको सूट कर सकते हैं, लेकिन उनके अमानुतुल्लाह खान इनको सूट कर सकते हैं, जिन्होंने दिल्ली को जलाया, दिल्ली पर आक्रमण किया। लेकिन मनीष जी अगर अखिलेश यादव आज ये बात कहते तो हमें समझ में भी आता। वो पिछले साल से इस बात को कह रहे हैं। मैंने आपको बताया भी कि राज्यपाल को उन्होंने खत लिखकर कहा कि आपने उत्पीड़न किया है कई लोगों का। मैं आ रहा हूं हाजी हसन साहब, इसके तुरंत बाद आ रहा हूं आपसे। नहीं, ठीक है, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हमने उत्पीड़न किया। श्री मुलायम सिंह यादव कह रहे थे कि राम भक्त जा रहे थे ये करने, राम भक्तों पे गोली चलाने को भी जस्टिफाई वो करते रहे, उनके ऊपर हमने गोली चलाई, ठीक चलाया। वो तो दुर्गा प्रतिमाओं को जो जलाया गया इनके समय में, उसको भी जस्टिफाई करते रहे, मुजफ्फरनगर कांड को भी जस्टिफाई करते रहे। तो उन्होंने जो कह दिया, अगर उन्होंने कह दिया है वही सत्य, अगर आप मानते हो, उसी के आधार पर डिबेट कराना चाहते हैं, तो बात आप कर सकते हो। मैं तो कुछ मानता ही नहीं हूं सर। मैंने तो मेरी डिबेट के शुरू में कहा कि न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है क्या? कम से कम न्यायपालिका पर तो भरोसा रखिए। मनीष जी, अगर मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई तो आपने क्या कार्रवाई करी, ये बता दीजिए पब्लिक को। अगर इसमें कुछ भी सच्चाई है, जो झूठे आरोप आप लगाते हैं, ये आपने क्या कार्रवाई करी, या आपकी सरकार ने क्या कार्रवाई करी? थोड़ा आराम से बताइए, सुन लेंगे। बता दीजिए।
हाँ, क्या सवाल आप पूछिए। अब आप मृदुल जी, मैं तुरंत हाजी हसन साहब का रुख करूंगा, जल्दी खत्म करिए। 2014 से आपके मोदी जी सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने मुलायम सिंह के खिलाफ क्या कार्रवाई की? से काम इनका मन उब गया है, भाई इनको एंकरिंग के लिए दे दीजिए अपनी जगह। ये तो बता दीजिए, अरे कब तक रोना रोते रहोगे, मंदिर मंदिर रोते रहोगे? सुबह से लेकर रात एक मिनट, अब मंदिर इधर उधर की बातों को मैं वापस, सर मेरी आप दोनों से गुजारिश है, अगर केस वापस लेने में इतनी तकलीफ हो रही है, क्योंकि कल तक आप सवाल उठा रहे थे, आप वापस ले रहे थे, आज ये वापस ले रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। सर बात इतनी सी है, न्यायपालिका पर भरोसा रखिए, जो गलत है उसके तो पोस्टर लगवाने के आदेश योगी सरकार ने दे दिए थे, इसके लिए बाकायदा अध्यादेश भी लाया गया। मैं आ रहा हूं आशीष जी। हाजी हसन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाजी हसन साहब, हाजी हसन साहब, एक मिनट। लगातार देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने की मेरी बात। एक मिनट हाजी हसन साहब कुछ कह रहे हैं। मनीष जी, सर कंप्लीट करें, क्योंकि एक की आवाज आएगी। क्योंकि आपका जो मूल सवाल था, हाँ, मेरा वही कहना है कि सीएए आखिर था क्या, आखिर उसका विरोध क्यों किया जा रहा था, करने वालों की मंशा क्या थी, और जो लोग कर रहे थे उनको विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी शामिल कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट आरोप है, जिनके हाथों में पत्थर है उसको सपा और कांग्रेस शामिल कर रही है। दोषी कौन है ये जनता तय करेगी। ठीक है, मैं हाजी हसन साहब आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि प्रदर्शन को लेकर आपने भी कहा था कि हिंसा बाद में हुई थी या पहले हुई थी। सर हिंसा को लेकर कार्रवाई भी हुई, जहां जहां आगजनी हुई, अराजकता फैली, वहां पर कार्रवाई की गई, अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह पर। पीएफआई की भूमिका भी संदिग्ध लगी। आपको लगता है कि सारे लोग निर्दोष थे? मनीष जी की ने आज बिल्कुल क्लियर कर दिया, आज तो मनीष जी ने फैसला कर दिया, और इनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, फौरन मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाहिए कि जो फालतू लोगों के पोस्टर लगे, गलत लोगों को फंसाया गया इनके राज्य में, उसको तुरंत बरी किया जाए। क्योंकि ये कह रहे कांग्रेस और ये 2 बहनें जिम्मेदार थी, और जब कांग्रेस और ये 2 बहनें जिम्मेदार थी तो फिर बेवजह क्यों? अगर कांग्रेस जिम्मेदार थी तो क्या कार्रवाई की नहीं ने, या इन 2 बहनों पर क्या कार्रवाई की नहीं ने? जो कुर्की के आदेश साहब, शायद आप उस दौरान हुई कार्रवाई को भूल रहे हैं। जो प्रदर्शन चल रहे थे उस दौरान सुमैया जो आज शामिल हुई हैं, उन्हें नजरबंद किया गया था, उन पर केस दर्ज किए गए थे उस दौरान ही। सर इतनी बड़ी आगजनी के लिए सिर्फ नजरबंद किया गया था? हाँ, इतना प्रदर्शन, इतनी अराजकता फैली, इतने लोग परेशान हुए, उसके लिए सिर्फ नजरबंद? यानी नेता सब मिले हुए, पार्टी अपने आप को डिफेंड करती है, ठीक है, और आम आदमी की कोई परवाह नहीं है इनको। ठीक, मैं सवाल कर लेता हूं मनीष जी से, तब तक आपका नेटवर्क भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। मनीष जी, अगर आपको लगता है तो एक्शन लीजिए ना, कब तक केस चलता रहेगा? जो लोग शामिल थे सबके ऊपर एक्शन लिया गया, एफआईआर दर्ज की गई, सबके फोटो लगाए गए, और जिनके ऊपर जिन धाराओं में जरूरी था उस धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। हाजी हसन साहब के कहने पर किसी के ऊपर एफआईआर की धारा बढ़ा दी जाए, घटा दी जाए, ये संभव नहीं है। मैं वीरेंद्र जी का रुख करता हूं, बड़ी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, यहां पर एजेंडे की बात चल रही है। अब सवाल ये सर, सीएए एनआरसी को लेकर प्रदर्शन तो पूरे देश भर में हुआ, और वो 1 महीने नहीं हुआ, 1 महीने से ज्यादा वक्त तक चलता रहा। कोरोना के दौरान हालांकि तमाम तरीके के तंबू जो गार्ड रखे थे वो सारे उखड़ गए। अब सवाल यह है कि सीएए एनआरसी पर क्या चर्चा यही खत्म हो जाएगी आने वाले चुनावों में? सर आपने ही कहा कि हम इस कानून को लेकर आवाज बुलंद करेंगे। देखिए, यह देश संविधान से चलता है, और संविधान की धाराओं में कभी भी किसी एक वर्ग विशेष के खिलाफ या एक वर्ग के विशेष के पक्ष में निर्णय लेने के लिए किसी भी सरकार को स्वतंत्रता नहीं दी गई है। जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी के एनआरसी और सीएए का, मैं कहना चाहता हूं मनीष शुक्ला जी से कि कपिल मिश्रा जैसे लोग जिन्होंने सीएए के प्रदर्शन के दौरान लोगों को भड़काया और वहां पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और तमाम ऐसे लोग जो स्टूडेंट थे, तमाम ऐसे लोग जो विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, उन तमाम लड़कों लड़कियों को देशद्रोह जैसी धाराओं में जो है वो उनके ऊपर जो है लादा गया,
और उसमें अरेस्ट करके उनको जो है जेल भेजा गया। ये तमाम कार्रवाई पूरा देश देख रहा था और पूरे देश के सामने मैं अब केवल जबरी और जबरदस्ती करके अपनी बयानबाजी से मैं सर उस एक ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हो सकता है। हाँ। और जहां तक मैंने आपसे बताया कि आप भी जानते हैं कि सीएए और एनआरसी के दौरान जितने भी ऐसे लोग थे जो प्रदर्शनकारी थे वो सब भारतीय जनता पार्टी के जो है कि सदस्य बन गए और इस पर किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी कहीं से नहीं आई। लेकिन सर आधे सदस्य तो पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी कभी अगर भी आप दावा कर रहे हैं कि बीजेपी में कई लोग चले गए के खिलाफ सर आपकी पार्टी में भी तो आए, मेजर आशीष चतुर्वेदी बैठे, उनकी पार्टी में भी प्रदर्शनकारी आए, लागू करती है। आपकी पार्टी में भी आए, मेजर आशीष जी की पार्टी में भी आए, उसमें अंतर क्या रहा सर? अगर संविधान की धारा को ये पूरा कानून जो बनाया ये उसका उल्लंघन करता है तो फिर तो आप तीनों को नहीं लेना चाहिए था। आपके मुताबिक आपने भी लिया पार्टी में? नहीं, हमारी पार्टी में कोई नहीं सर, उनके दावे के मुताबिक ही कहा मैंने हम कह रहे नहीं। देखिए इनके तमाम ऐसे तमाम बताएं, आप पार्टियों के तमाम नेताओं को उठा करके देख लीजिए और तमाम ऐसे मैं तुरंत आ रहा हूं अभी, एक सेकंड मनीष जी। ऊपर हजारों संगीन धाराएं, सैकड़ों संगीन धाराएं। ठीक है मनीष जी आपसे कुछ कह रहे हैं। वीरेंद्र जी, मनीष जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मेजर आशीष जी आपके पास आ रहा हूं। नाम बताइए। और उस जो वीरेंद्र जी, मनीष जी नाम पूछ रहे हैं आपसे, नाम बताइए। किस बारे में आपके यहाँ जो लोग शामिल हुए, जो लोग थे, वो कह रहे हैं हमारी पार्टी ने किसको। अरे आप पहले अपना प्रश्न दोहराइए ना। मनीष जी पूछ रहे हैं कि बीजेपी में कौन शामिल हुआ, नाम बताइए, बस ये पूछ रहे हैं वो। बीजेपी में शामिल की बात मैंने नहीं कही, मैंने कहा बीजेपी ने कपिल मिश्रा जैसे लोगों को बचाया और जिन्होंने पूरे एनआरसी आंदोलन के तहत आग में घी डालने का काम किया। क्या कहा आप बताइए। और पूरा इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से हुआ कि लोगों को फंसाया गया, वीरेंद्र जी, और दोषियों को बचाया गया जो बीजेपी के समर्थक थे। ठीक है सर, सवाल तो वही है ना सर, जो लोग बीजेपी का दामन थामते हैं उसको लेकर कहा जा रहा है कि इन लोगों ने आग में घी डालने का काम किया। तो ये कौन लोग थे, ये कहां से आ गए, और ये अगर उस दौरान प्रदर्शन में शामिल थे तो क्या प्रदर्शन हाईजैक हो गया था? जैसा संदिग्ध लोग अराजकता फैला रहे थे तो वो कौन लोग थे? ये सारी चीजें जांच का विषय हैं। मुझे नहीं लगता कि इस पर ज्यादा बोलना चाहिए। कम से कम मैं अब मेजर आशीष चतुर्वेदी जी को चर्चा में शामिल करता हूं, क्योंकि एक बात अभी आपने कही वीरेंद्र जी कि ये संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन करता है, अनुच्छेद 14 का, और इसी को लेकर पूरा विवाद महीनों भर चलता रहा। मेजर आशीष जी, अगर कोई दागदार है भी तो जैसा हाजी हसन साहब कह रहे थे कि सुमैया राणा का केस आप वापस लेंगे तो उससे आम जनता को क्या फर्क पड़ेगा? क्या अखिलेश यादव ने कहा कि सुमैया राणा का केस वापस लेंगे? नहीं, वो निर्दोष है कि नहीं है सीए एनआरसी के प्रदर्शन में? उन्होंने वो निर्दोष तो है ना सर? लोगों के खिलाफ नहीं, देखिए सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि अखिलेश यादव के बयान पे चर्चा हो रही है। हाँ, बिल्कुल। अखिलेश यादव ने ये तो नहीं कहा कि मेरे खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है मैं वो वापस ले लूंगा, जैसे कि लपक के सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ ने लपक के सबसे पहले अपने खिलाफ मुकदमे वापस लिए, उसके बाद 20,000 मुकदमे भारतीय जनता पार्टी ने वापस लिए। ये गूगल पे है, सबको पता है। 20,000। अखिलेश यादव ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं अपने खिलाफ मुकदमे वापस लूंगा। उन्होंने ये कहा कि मैं जिन लोगों के खिलाफ गलत जो लगाए गए मुकदमे हैं, और मैं अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है जिनको जानकारी थोड़ी कम रहती है उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाईकोर्ट ने भी अभी एक टिप्पणी की है जिसमें एक सोशल मीडिया पे किसी प्रेस वाले ने लिख दिया था यूपी में जंगल राज है, योगी आदित्यनाथ ने उसके खिलाफ जो है मुकदमे कर दिए थे, तो उस पे हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि क्या एक व्यक्ति को यह आजादी नहीं है कि वो जंगल राज जो चल रहा है इस वक्त यूपी में, देश में सबसे ज्यादा बलात्कार इसी जगह हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो वो मंजीरा बजाने लग जाते हैं, उनको लगता है मंदिर में बैठे थे और मंजीरा बजाने लग जाते हैं।
उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि उनकी घर की अपनी औरतें सड़क पे जा रही है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को उससे कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ मंजीरा बजाने बैठते हैं, मंजीरा, उन्हें नहीं फर्क पड़ रहा कि हमारे घर की औरतें जा रही है। एक मिनट सर, एक मिनट सर, मैं किसी को स्क्रिप्ट देता नहीं। मनीष जी, आप, मैं लगातार चर्चा करता हूं सर, मेरे पास अलग अलग प्रवक्ता आते हैं, मैं किसी को कोई स्क्रिप्ट नहीं देता, सब अपने मन के मुताबिक बोलते हैं। मेजर आशीष जी, मृदुल जी, हाँ, मुझे तो बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आशीष अपने नाम का नहीं तो आगे जो पद लगा है मेजर पद, उसका ध्यान रखे, सही शब्द बोलने चाहिए। और ऐसी पार्टी में आप बोल रहा हूँ, बाकी लोगों की हिम्मत नहीं होती, मैं खुल के बोलता हूँ। जो सच्चाई है, ना तुम्हारे योगी से डरता हूँ, ना तुम्हारे मोदी से डरता हूँ। लोग आपके शब्द है, और क्या सुनना ये समाजवादी पार्टी के कल्चर है जो शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, कम से कम मेजर पद का सम्मान रखिए। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन भी फतवा दे के बैठा है मुझे मारने के लिए, मुझे नहीं फर्क पड़ता। नहीं आशीष जी, हम कम से कम मेजर पद की गरिमा का ध्यान रखिए, शब्द तो गरिमापूर्ण बोलिए। बिल्कुल पार्टी में तो आप चले ही गए ऐसी जो आतंकवादियों के साथ का ध्यान रख के ही बोल रहा हूँ। ठीक है, नहीं रख रहे हैं। कम से कम पद आशीष चतुर्वेदी का ध्यान रखिए। आपने कोई मेजर शब्द का ध्यान रखिए जी, मैंने बहुत मारे हैं, पता मेजर गूगल पे। नहीं सर, कम से कम इसको पर्सनल ना बनाए, थोड़ा सा शिष्टाचार रखें। देखिए, थोड़ा शिष्टाचार रखें, उम्मीद करते हैं शिष्टाचार भी रखें, थोड़ा सा शिष्टाचार पर विश्वास करें और थोड़ा न्यायपालिका पर विश्वास करें। हाजी हसन साहब, वक्त थोड़ा सा कम है, इसलिए आपके पास नहीं आ पाऊंगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सीएए एनआरसी को लेकर आप कहीं किसी को मार के आए हैं, इसलिए कुछ भी बोले। ये मेजर शब्द की गरिमा का ध्यान मनीष जी और मेजर आशीष जी, पर्सनल ना बनाए, वैचारिक लड़ाई। मैं पर्सनल नहीं हूं, मैं तो गरिमा की बात कर रहा हूं। सर, मैं भी तो वही कह रहा हूं, शिष्टाचार। सर, मैं भी वही कह रहा हूं, मैंने शिष्टाचार बोल दिया बस उसे। शिष्टाचार सबके पास होना चाहिए और मैं किसी को ना फोर्स करता हूं, ना कोई स्क्रिप्ट लिख कर देता हूं। जो यहाँ पर मेहमान हैं वो अपना अपना पक्ष रखते हैं, हमारा काम सवाल पूछने का है, हम सवाल पूछते हैं। कोई तथ्यात्मक रूप से गलत होता है तो उसे ठीक भी करते हैं। क्या शब्द बोलने हैं, मजीरा बजाने लगे, औरतें घर की, ये अच्छी बातें नहीं है मेजर। ठीक है सर, पर्सनल ना हो। मैं बहुत शुक्रिया करता हूं आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तमाम बड़ी और अहम खबरें जारी रहेंगी।